पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी के लिहाज से आज बड़ा दिन। अरुणाचल प्रदेश को मिले 254 दूरसंचार टावर, राज्य के 336 गांवों को मिली डिजिटल कनेक्टिविटी, हजारों लोग होंगे लाभान्वित। कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग में आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बड़ी उड़ान। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज सिंगापुर के टेलियोस 2 उपग्रह का होगा प्रक्षेपण। आज है अक्षय तृतीया। उत्तराखंड में आज पवित्र गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही होगी 4 धाम यात्रा की शुरुआत। भारत समेत दुनिया भर में जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है ईद उल फितर। लोग एक दूसरे को दे रहे हैं मुबारकबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी ईद की बधाई। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के मकसद से मनाया जाता है आज का दिन। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, हमारी संस्कृति के अनुरूप सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए भारत है प्रतिबद्ध। और आईपीएल में आज होंगे 2 अहम मुकाबले। दिन के पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स की भिड़ंत गुजरात टाइटंस से, वहीं दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स होंगी आमने सामने। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी के लिहाज से आज बड़ा दिन है। अरुणाचल प्रदेश को आज 254 दूरसंचार टावर मिले। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये टावर राष्ट्र को समर्पित किए। ईटानगर की राजधानी ईटानगर में विधानसभा परिसर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू, संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। ये टावर्स उन गांवों में 4G कवरेज प्रदान करेंगे जहां ये सेवा अभी तक नहीं पहुंची है। इसके जरिए 336 गांवों को डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी और 70,000 से अधिक ग्राहक इससे लाभान्वित होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:19 पर सिंगापुर के टेलियोस 2 उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। ये लॉन्च इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च वाहन पर होगा। इसरो लॉन्चिंग में PSLV C-55 रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। ये इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट रहा है। टेलियोस 2 एक धरती अवलोकन उपग्रह है जो 750 किलोग्राम वजन का है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी होती है जो 1 मीटर के रेजोल्यूशन के साथ डेटा प्रदान करती है। उपग्रह को फरवरी में सिंगापुर से भारत लाया गया था। इसे ST इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किया गया है। टेलियोस 2 उपग्रह विभिन्न एप्लीकेशन के लिए इमेजरी प्रदान करेगा, जैसे हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग और हेज मैनेजमेंट। एविएशन दुर्घटनाओं और खोज और बचाव ऑपरेशन में भी ये मददगार होगा। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 219 सीटों पर 4,989 नामांकनों की जांच पूरी हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने 3,044 नामांकन पत्रों को वैध पाया है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी के 219, कांग्रेस के 218, जनता दल सेक्युलर के 207, आम आदमी पार्टी के 207, बहुजन समाज पार्टी के 135 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 4 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए। सौंदत्ती, येलम्मा, उराड, हावेरी, रायचूर और शिवाजी नगर सीटों पर नामांकन पत्रों की जांच जारी है। पुंछ आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों में वीर गति को प्राप्त हुए हवलदार मनदीप सिंह के पार्थिव शरीर को लुधियाना में उनके पैतृक गांव लाया गया।
गौरतलब है कि पुंछ में एक आतंकवादी हमले के बाद सेना के वाहन में आग लगने से 5 जवान शहीद हो गए थे, जबकि एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गया था। थोड़ा रास्ता छोड़ दो। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सौराष्ट्र तमिल संगमम के मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन इनकी जड़ें भारत की संस्कृति में निहित हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी has in five commitments that he has given on 15th August said we have to make India a developed nation, but we have to also go back to our roots, our tradition, our culture, our rich history. Your visit today is to connect Tamil Nadu and Gujarat, Saurashtra and Tamil Nadu, just like we have been connected for thousands of years. India is one. गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में आयोजित चौथी भारत कैरिकॉम मंत्री स्तरीय बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यदि पिछले 5 वर्षों में देखा जाए तो कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी घटनाएं, ऋण और व्यापार से पैदा होने वाले तनाव के साथ साथ खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा चिंताएं वास्तव में ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर हमें एक साथ बैठकर इन पर चर्चा करना जरूरी है। If one looks especially at the last 5 years, the COVID experience, the increasing intensity and frequency of climate events, the debt and trade stress situations that many of us find ourselves in, and I would say food and energy security concerns, these are really pressing issues that it's important for us to sit down and discuss. डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि हम न केवल अपने लिए बल्कि उन देशों के लिए हैं जो G20 में शामिल नहीं हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि इसलिए हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ प्रोसेस पर परामर्श किया है। This year we have the privilege of chairing the G20, and my Prime Minister is very clear that we will be there not just for ourselves but also for the countries who are not on the G20 table. Therefore, we did a round of consultations on what we call the Voice of Global South process. Many of you participated in it. We are very grateful for that. सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन 2 दिन के नागालैंड राज्य के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने आज भारत म्यांमार सीमा पर सीमावर्ती गांव अवाखुंग सहित कुछ अन्य गांवों का दौरा किया। साथ ही डॉक्टर एल मुरुगन ने इस गांव में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गांव को विकसित करने के लिए सरकार कई अहम कदम उठा रही है। We allotted 15 lakhs rupees for this district to exhibit the children's film to the local village people and the children's. And I also mentioned that our Prime Minister's concerned this area to develop the northeast region. For that, the Kohima to this place already 2-lane road is sanctioned. The road sanctioned, that the tender also plotted. The work is going to start, and also from the Kohima, from the Dimapur to Kohima railway connectivity is also the work is getting, and also I mentioned that from Dimapur 8 Udan stations are connected. और आइए अब नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताज़ा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 12,193 मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.66% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 5.29% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 6.17% दर्ज किया गया है। और इस सब के बीच देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर
लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। 30 मई 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए थे। उन्होंने बताया था कि इस महामारी में किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी है। इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा भाव मिला है। क्या आपको पता है कि इस महामारी में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है? तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की। इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा भाव मिला है। रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की वजह से ही हमारा देश हर देशवासी को संबल प्रदान कर पा रहा है। आज इस संकट काल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि गरीब के घर में भी कभी ऐसा दिन न आए जब चूल्हा न जले। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आज अक्षय तृतीया है। हिंदू धर्म में आज के दिन की काफी मान्यता है। लोग आस्था और श्रद्धा के साथ गंगा समेत देश की तमाम पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से कई युगों की शुरुआत हुई थी, इसलिए अक्षय तृतीया का धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। आज के दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि दान, पुण्य और मांगलिक कार्य के शुभारंभ की परंपरा से जुड़ा ये पावन पर्व हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अक्षय तृतीया की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अक्षय तृतीया के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। करीब 6 महीने के इंतजार के बाद आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। चारधाम की इस पावन यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 25 और 27 अप्रैल को खुलेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम का आज प्रकटोत्सव है। हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान श्री परशुराम का प्रकटोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भगवान परशुराम महर्षि जमदग्नि और मां रेणुका की संतान हैं। परशुराम जी भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। उनके कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें कई अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। फरसा भी उन्हीं में से एक था। फरसा को परशु कहा जाता है, इसलिए परशु मिलने के बाद उनका नाम परशुराम हुआ। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम जी 7 चिरंजीवी में से एक हैं और आज भी धरती पर जीवित मौजूद हैं। भगवान श्री परशुराम के प्रकटोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, आप सभी को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि उनकी कृपा से हर किसी का जीवन साहस, विद्या और विवेक से परिपूर्ण हो। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। इस साल की थीम है हमारे ग्रह में निवेश करें। पृथ्वी दिवस मनाने का मकसद लोगों को पर्यावरण संरक्षण से जागरूक करवाना और पर्यावरण को क्षति से किस तरह बचाया जा सकता है, इसके प्रति सचेत करना है। पर्यावरण संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है पृथ्वी के शोषण से ज्यादा उसके बचाव पर ध्यान केंद्रित करना
और जितना हो सके सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली जिंदगी जीना, जिससे पृथ्वी भी हमारी तरह खुश और खिलखिलाती हरी भरी रह सके। पर्यावरण की सुरक्षा आप सिर्फ पौधे लगाने भर से ही नहीं कर सकते, बल्कि ऐसी कई आदतें हैं और काम हैं जिन्हें करने पर पर्यावरण को बचाया जा सकता है, या कहें पर्यावरण का ख्याल रखा जा सकता है। अपनी छोटी छोटी कोशिशों से आप भी पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, पृथ्वी दिवस पर मैं उन सभी लोगों की सराहना करता हूं जो हमारे ग्रह को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की हमारी संस्कृति के अनुरूप सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। और प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से कहा, पृथ्वी को हमने सजीव माना है। हम वो लोग हैं जिन्होंने प्रकृति को सजीव माना है, सहज जीव भी माना, जिसने प्रकृति में परमात्मा को देखा है, जिसने सृष्टि के मूल में पंच तत्व पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु उसके अधिष्ठान का आह्वान किया, जो अपने जीवन से ज्यादा जंगलों को प्यार करते हैं, जिनके लिए ऋतु चक्र ही जीवन चक्र है, जो इस मिट्टी को अपने प्राणों से भी प्रिय मानते हैं, जिसके लिए सदियों से रीयूज और रिसाइकल रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। पूरे ब्रह्मांड के कल्याण की कामना को हमारे यहां सर्वोपरि माना गया है। आज ये समय की मांग है कि हर व्यक्ति, हर राष्ट्र की प्राथमिकता अपने देश के हित के साथ ही विश्व हित भी हो, ग्लोबल वर्ल्ड इंटरेस्ट भी हो। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यूरोप में मौसम का हाल इन दिनों झुलसाने वाली गर्मी का है, जहां जीवन बड़ी ही कठिनाइयों के साथ लोगों को बसर करना पड़ रहा है। ज़बरदस्त गर्म हवाओं के उत्तर की ओर बढ़ने के साथ ही पारा चढ़ता जा रहा है। दरअसल WMO ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी कर कई पहलुओं पर चिंता जाहिर की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में यूरोप में कम से कम 15,700 मौतों के पीछे हीट वेव एक कारण है। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से जूझ रही दुनिया के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। WMO ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी कर कई पहलुओं पर चिंता जाहिर की है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है। जलवायु परिवर्तन ने खाद्य असुरक्षा को बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर पलायन देखा गया। WMO की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में यूरोप में कम से कम 15,000 से ज्यादा मौत के पीछे हीट वेव कारण रहा। इतना ही नहीं, बाढ़ और गर्मी ने किसी न किसी रूप में तकरीबन सभी महाद्वीप के लोगों को प्रभावित किया है। अंटार्कटिक समुद्री बर्फ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर अपने सबसे निचले स्तर तक गिर गई, जबकि कुछ यूरोपीय ग्लेशियर का पिघलना बदस्तूर जारी है। ऐसा नहीं है कि इससे निपटने के प्रयास नहीं किए गए, लेकिन अरबों डॉलर खर्च होने के बावजूद हालात में बहुत बदलाव देखने को नहीं मिला है। वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि गर्मी में ग्रीन हाउस गैसों के रिकॉर्ड स्तर ने वैश्विक स्तर पर सूखे, बाढ़ और गर्मी में बेतहाशा बढ़ोतरी की है। पिछले 8 वर्ष में वैश्विक औसत तापमान रिकॉर्ड में सबसे अधिक रहा है। साल 2022 में यह साल 1850 और सन 1900 के औसत से 1.15 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों के इतने उच्च स्तर पहले ही
उत्सर्जित हो चुके हैं कि पानी हजारों वर्षों तक बढ़ता रहेगा। द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022 नाम की यह रिपोर्ट गर्मी सूखने वाले ग्रीन हाउस गैसों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के कारण भूमि, समुद्र और वातावरण में वैश्विक स्तर पर बदलाव को दर्शाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 8 वर्षों में वैश्विक औसत तापमान रिकॉर्ड सबसे अधिक रहा है। दरअसल 2022 में ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र के स्तर में वृद्धि फिर से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे जलवायु में परिवर्तन गति पकड़ रहा है। इससे दुनिया भर की आबादी गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से साल 2021 तक दुनिया भर के 230 करोड़ लोगों को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा था, जिसमें से 9 करोड़ से अधिक लोगों को गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2021 में 76 करोड़ लोग कुपोषण का सामना कर रहे थे, जो वैश्विक आबादी का 9.8% है। इसमें से आधे एशिया और 1/3 अफ्रीका में है। भारत समेत दुनिया भर में जोशो खरोश के साथ ईद उल फितर मनाई जा रही है। आज ही के दिन महीने भर के रमज़ान का समापन भी होता है। मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अता की जा रही है। दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद की नमाज के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। ईद के अवसर पर लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। ईद उल फितर के मौके पर मुंबई की माहिम दरगाह में लोगों ने नमाज अता की। ईद उल फितर का त्यौहार भारत ही नहीं पूरे विश्व में इस त्यौहार को बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और ये दृश्य हैं भोपाल के ईदगाह में ईद पर लोगों ने नमाज अता की। शुक्रवार को चांद के दीदार के साथ ही शहर काजी ने ईद की घोषणा कर दी थी। और ये असम की राजधानी गुवाहाटी की तस्वीरें हैं। गुवाहाटी में ईद उल फितर के अवसर पर लोगों ने दक्षिण गांव ईदगाह मैदान में नमाज अता की। ईद के मौके पर देश भर की मस्जिदों में नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ी है। और ये दृश्य हैं कोलकाता के। कोलकाता में ईद उल फितर के अवसर पर लोगों ने रेड रोड पर नमाज अता की। पटना के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ईद उल फितर के मौके पर गांधी मैदान में नमाज अता की गई। और वहीं जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर के अवसर पर जम्मू के ईदगाह में लोगों ने नमाज अता की। और ये दृश्य हैं चेन्नई के। चेन्नई में ईद उल फितर के अवसर पर लोगों ने ट्रिप्लिकेन लेब्बाई जमात मस्जिद में नमाज अता की। हैदराबाद में भी लोगों में ईद पर काफ़ी उत्साह देखने को मिला। लोगों ने मस्जिदों में नमाज अता की। ईंट पत्थरों से बने घर आपने बनाते देखा होगा और सुना भी, लेकिन क्या आपने कभी प्लास्टिक वेस्ट से बनाए गए घर के बारे में सुना है? जी हाँ, इंडोनेशिया में कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है पर्यावरणविद गैरी बेंचेगिब ने। इस अनोखे घर के निर्माण में 35,000 प्लास्टिक कचरे के बैग का उपयोग किया गया है। इसके अलावा घर में एक किचन, बाथरूम और छत भी है।
ये घर बाहर से देखने में भले ही साधारण हो, लेकिन अंदर से ये बेहद ही आलीशान है और तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है। हर घर की एक कहानी होती है और हर कहानी में एक घर होता है। ऐसी ही एक कहानी है इंडोनेशिया में प्लास्टिक वेस्ट से बने एक घर की। इंडोनेशिया के पर्यावरणविद गैरी बेंचेघिब ने प्लास्टिक वेस्ट से बने एक घर को अपना आशियाना बना लिया है। पिछले कुछ महीनों में ये घर उनके जीवन में रच बस सा गया है। वैसे तो ये घर मात्र 12 वर्ग मीटर में बना हुआ है, लेकिन सभी प्रकार की जरूरत की चीजें इस घर में मौजूद हैं। मॉड्यूलर किचन, बाथरूम, बेडरूम और इंटरनेट समेत तमाम तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये घर। अचरज की बात है कि इस घर को प्लास्टिक और वेस्ट स्ट्रॉ की मदद से तैयार किया गया है। मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों न हम नदियों से इकट्ठा होने वाले बेकार प्लास्टिक कचरे को रिसाइकल करें, और देखिए ये वास्तव में सच हो गया। इंडोनेशिया के पर्यावरणविद गैरी बेंचेघिब ने इसकी शुरुआत की सुंगई वॉच आंदोलन से। सुंगई वॉच आंदोलन समुद्र में जाने वाले प्लास्टिक कचरे को रोकने का प्रयास था। गैरी ने 2 साल पहले बाली और जावा के आसपास बंद नदियों, गंदे समुद्री तटों और अवैध कचरा डंपिंग स्थलों को साफ करने का प्रण लिया था। अब गैरी बड़े पैमाने पर प्लास्टिक घरों का निर्माण प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित लोगों के लिए करना चाहते हैं। बाली के हाई एंड बीच क्लब जीरो वेस्ट एफर्ट अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। क्लब में उपयोग में आने वाली कुर्सियों और सजावट की तमाम चीजों को प्लास्टिक वेस्ट से तैयार किया गया है। यह रचनात्मकता पर आधारित एक वास्तविक प्रक्रिया है। हम रोज जमा होने वाले कचरे को देखते हैं और सोचते हैं कि हम विज्ञान, डिजाइन, विभिन्न तत्वों के जरिए कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। हम रचनात्मक होने का प्रयास करते हैं। 2021 में इंडोनेशिया में लगभग 9,15,500 टन कचरा जमा हुआ था। इसको देखते हुए बाली में स्थानीय प्रशासन ने सुपरमार्केट्स में प्लास्टिक बैग के उपयोग पर पाबंदी लगा दी। अब सरकार, पर्यावरणविदों और आम लोगों का प्रयास है कि प्लास्टिक का कम उपयोग किया जाए और कैसे प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाए, इसकी भी कोशिशें जारी हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।